नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है हम सब आत्मविश्वास बनाए हुए हैं। माना कि अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कहां मना है। हालत वो हो ना हो, पर हौसला हमें बनाए रखना है मित्रों। हौसला बदल ना जाए, बल्कि हौसला वो करना है कि हालत बदल जाए। हमें सकारात्मक रहना है मित्रों। आज हम वेलनेस सीरीज में ही लेकर आए हैं हार्ट की अलग अलग बीमारियों में सबसे पहला बीमारी जिसे हम बोलते हैं एरिथमिया, अतलता। यह वस्तुतः होता क्या है? यह इरेटिक हार्ट बीट है मित्रों। हमारे हार्ट बीट अलग अलग गति से काम करते हैं। इसी बीमारी को यानी कि आप कह सकते हैं मोटे तौर पर कि यह अनियमित दिल की धड़कन की बीमारी है। इसी के बारे में विस्तार रूप से आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके एजेंडा देख लेते हैं। आज के एजेंडा में हम देखने जा रहे हैं पहला पॉइंट, व्हाट आर द एरिथमियाज, यानी कि वो कौन कौन सी बीमारी है, क्या है, इसके डिफिनीशन क्या है, मीनिंग है, वो देखेंगे। सेकेंड है व्हाट इज ए नॉर्मल हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट होना क्या चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी चीज है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अरिथमिया, कितने प्रकार हैं, उनके कितने कैटेगरी हैं, ये सब की बात करेंगे। और फोर्थ है व्हाट आर द काउजेज ऑफ अरिथमियाज, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसके विस्तार में हम जिक्र करने जा रहे हैं। पांचवा पॉइंट है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अरिथमिया, ये हम टाइप वाइज देखने जा रहे हैं मित्रों। एक एक करके हम विस्तार में देखेंगे। इस वीडियो में हम मॉड्यूलर वाइज जा रहे हैं, एक एक करके। इसके साथ ही हम देखेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अरिथमियाज। और सातवें पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड टेस्ट ऑफ अरिथमिया, यानी कि हमारे डॉक्टर साहब कौन कौन से डायग्नोसिस करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं, कौन कौन से करवाते हैं, उसका आखिर मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, उन सारी चीज को। और आठवें पॉइंट के तहत देखेंगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ अरिथमिया, वो कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं, इसको हम देखने जा रहे हैं मित्रों। और नौवें पॉइंट में हम देखने जा रहे हैं वो कौन कौन सी रिस्क फैक्टर है, यानी कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। और 10वें पॉइंट में हम देखेंगे व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, हम ले सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं अरिथमिया से बचने के लिए। और अंत में हम कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो इन ऑल 11 पॉइंट्स पर हम एक एक करके मॉड्यूलर वाइज हम जाएंगे और देखेंगे। अरिथमिया होता क्या है? तो यह है एबनॉर्मल या इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ द हार्ट। जब हमारे दिल की धड़कन, इसकी जो रिदम है, यह इरेगुलर हो जाता है। कई बार बहुत ही जल्दी में होता है, कभी बहुत फास्ट हो जाता है, कभी बहुत ही स्लो हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं बड़ा ही अनिश्चित तौर से यह चलने लगता है। अब इसका कारण क्या है? आप कारण कह सकते हैं इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। आप जानते होंगे हम पेसमेकर लगाते हैं, यानी कि इंपल्सेस एक हमारा बिल्ट इन पेसमेकर का काम करता है, ऐसे नोड बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करता है, उसका कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ इरेगुलरिटी आ गया, और यही हमारे रिदम को फेल कर देता है। और तभी हमारे हार्ट बीट या तो बहुत तेज हो जाएंगे या बहुत स्लो हो जाएंगे। और यह कई ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं, उन सबों के आधार पर होता है। यह जो अनियमित हार्ट बीट है, यह हमें रेसिंग हार्ट या फ्लटरिंग, एक धड़कन बढ़ा देता है, और हमें महसूस होने लगता है, एक सीने में दर्द महसूस होने लगता है। जनरली यह हानिकारक नहीं होता है, लेकिन अगर यही बहुत देर तक अनियमित तौर से चल रहा है मित्रों, तो यह हमारे हार्ट को कमजोर करके और इसे बहुत ही नुकसान भी पहुंचा सकता है। और यह इसके सेवेर इतने ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकते हैं, इसके सिम्टम अगर इतने जटिल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट, क्योंकि यह मुख्यतः टिका हुआ है हार्ट बीट पर ही।
तो हम देखेंगे नॉर्मल हार्ट बीट होता क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, यानी कि हमारा हेल्दी हार्ट बीट क्या होता है। तो अगर इसकी संख्या की बात की जाए तो यह बीट पर मिनट यानी कि बीपीएम में नापा जाता है और इसका रेंज होता है स्वस्थ व्यक्ति में 60 to 100 बीपीएम होना चाहिए। इसी को हम रेस्टिंग हार्ट रेट कहते हैं। जितना ही हम फिट होंगे मित्रों, इतना ही कम हमारा हार्ट बीट होगा, ये आप जान लीजिए। ऐसा पाया गया है कि ओलंपियाड के जो होते हैं एथलीट्स वगैरह, उनके रेस्टिंग हार्ट रेट यहां तक कि 60 से भी कम होते हैं, क्योंकि उनके हार्ट जो हैं बड़ा ही इफेक्टिव होते हैं। और हमारे यही हार्ट डील करता है रेगुलर रिदम को, दिल की धड़कन को। और जब दिल धड़कता है तो दो तरह का आवाज होता है, जिसे लब-डब कहते हैं या बॉडुम कहते हैं, और बीच में एक स्पेस भी आता है। यह स्पेस क्या है, यह आवाज क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिल धड़कता है, एक बार खून को अंदर ले रहा है, भाल्व खुलता है लेने के लिए, और फिर वापस दे रहा, भाल्व फिर खुल रहा। तो दो बार ये लेने को, कंट्रैक्ट करने को और एक्सपैंड करने को, इसी में आवाज होता है। यही जो पुशिंग और पुलिंग एक्शन हो रहा, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं और डीऑक्सीजनेटेड आ रहे हैं। तो इसी को हम जब मेजर करते हैं, इसमें हम पल्स में मेजर करते हैं हार्ट रेट को, जो कि 72 टाइम्स होता है हार्ट बीट रेट हमारा, जानते हैं। हम हार्ट बीट को 4 जगह से पता कर सकते हैं मित्रों। तो चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो 4 बिंदु हैं जहां की हम पता कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है वो रिस्ट, यानी कि हम यहां पता ऐसे करके यहां बीच के जगह पर पता कर सकते हैं। दूसरा है इनसाइड ऑफ एल्बो, यहां आप ऐसे करके यहां दूसरा। और तीसरा है साइड ऑफ नेक, यहां पर आप हाथ रख के ऐसे पता कर सकते हैं अपने पल्स। और चौथा है टॉप ऑफ फुट, अपने पैर के ऊपर फुट पर आप ऐसे हाथ रख के पता कर सकते। अब हम तीसरा बिंदु पर आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थीमिया, इसके कितने कैटेगरी हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है मित्रों आर्टियल फाइब्रिलेशन। इसके तहत क्या होता है, इरेगुलर बीटिंग होते हैं हमारे आर्टियल चैम्बर, जैसा कि हम जान रहे हैं 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के, जिसके कारण ट्रैकिकार्डिया में ये बीटिंग होते हैं। यही आर्टियल फाइब्रिलेशन कहलाता है, जो कि बड़ा ही कॉमन है। और मुख्यतः यह होता है जब हमारी उम्र 65 से ऊपर हो जाती है, तब यह आर्टियल फाइब्रिलेशन होता है। दूसरा है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, जैसा हम जान रहे हैं आरटीएम होता है, वेंट्रिकल होता है, 2-2 चैम्बर होते हैं। तो ये इरेगुलर हार्ट बीट रिदम जो है ये रैपिड हो जाता है, बहुत ही तेज से चलेगा और अनकोऑर्डिनेटेड होगा धड़कन, और इसमें कंट्रैक्शन होते हैं वेंट्रिकल्स के, और यही आगे चल के हमारे हार्ट अटैक को भी ट्रिगर कराता है। और तीसरा है आर्ट्रियल फ्लूटर, जिसमें बड़ा ही ज्यादा धड़कन होता है, इसमें कंसिस्टेंट पैटर्न आते हैं एबनॉर्मल हार्ट कंडक्शन के। और चौथा है सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकार्डिया, जिसे एसवीटी भी कहते हैं मित्रों। इसमें क्या होता है, रैपिड रहता है लेकिन रिदमिकली रेगुलर हार्ट बीट रहता है। और पांचवा हम जानते हैं यह होता है वेंट्रिकुलर टैकियार्डी, जिसमें कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलता है, जो कि स्टार्ट होता है वेंट्रिकल से, और एबनॉर्मलिटी हो जाते हैं हमारे, इतना तेज हृदय की धड़कन चलने लगती है। और अगर हार्ट का स्कर आ गया, कोई जख्म हो गया, जो कि प्रीवियस अगर हार्ट अटैक आया है हमें, तो उसके वजह से भी ये हो जाता है। और छठा है ब्रेडिकार्डिया, जहां की हमारा हृदय की धड़कन बड़ा ही स्लो हो जाता है। और सातवां है प्री मैच्योर कंट्रैक्शन, जिसमें क्या होता है बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय के लिए हार्ट बीट चलते हैं, बड़ा ही छोटा छोटा चलते हैं। और अंतिम आठवां है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, जिसमें कि हार्ट रिदम
का डिसऑर्डर है मित्रों। यह भी दिल की धड़कन का ही, जो कि होता है क्यों, बहुत ही तेज होने से, अनकोऑर्डिनेटेड हार्ट बीट होने से, जिसके कारण हम कई बार फेंट हो जाते हैं और यह हमारे लाइफ थ्रेटनिंग भी, हमारे जानलेवा भी हो सकते हैं। आज हम इसी वेलनेस की हार्ट हेल्दी सीरीज में ही अगले हम देखने जा रहे हैं, जो अर्दीमिया आप देखे थे पिछले हार्ट डिजीज का, इसी का काउजेज, यानी कि कौन कौन से वो कारण हैं जिसके कारण ये हमें हो जाते हैं। तो मुख्य कारण को हम यहां बात करेंगे। किसी भी तरह का इंटरप्शन अगर है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, मित्रों जानते हैं आप, हमने हार्ट का ये ऐसे नोड है, यहां इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा होता है, जो कि मुख्यतः क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे हार्ट कंट्रैक्शन को। आप जानते होंगे कंट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड होता है, ये कहां से हो रहा, यही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के कारण ही होता है, जो ऐसे नोड से जनरेट होता है। और इसी में अगर तनिक भी एबनॉर्मलिटी आ गई तो एरिथमिया हो जाता है। तो इसके प्रमुख कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहला कारण जान लेते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेज अगर हमारे हार्ट में आ गए हैं किसी भी तरह का, ये पैदाइशी भी हो सकते हैं या कई कारण होंगे, हम आगे चल के बात करें। कई ऐसे सब्सटेंसेस हैं उसके डिसऑर्डर होने के कारण हो जाते हैं। और हमारे हार्ट डिजीज लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलर हो जाते हैं, ये भी हमारे काउजेज हो सकते हैं। चौथा है हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर कोई आदमी हाइपरथायरॉयडिज्म या ओवर एक्टिव उनका थायराइड ग्लैंड है तो यह भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ ही स्कैरिंग है, अगर हार्ट पर ही कोई जख्म हो चुका है, प्रीवियस अगर हिस्ट्री रहा हार्ट अटैक का, जैसा आप जानते हैं कि कुछ ऐसे भेन आर्टरी हैं, वेन्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस एरिया में वहां हार्ट अटैक के कारण डेड ब्लैक हो जा रहा, आप यहां फिगर में देख पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ कई ऐसे स्पेशल मेडिकेशंस हैं जो कि गलत तरीके से यूज हुए, उनके साइड इफेक्ट हैं, ये हो जाते हैं। और इसके साथ ही स्ट्रेस भी है मित्रों, अगर हम ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, दबाव में रह रहे हैं, डिप्रेशन में रह रहे हैं, तो यह भी हमारा कारण हो जाता है। अगला कारण है डायबिटीज। मित्रों अगर हमारा शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा है तो यह भी आपको ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि यह भी एक प्रमुख कारण में आता है। इसके साथ ही है हाई ब्लड प्रेशर। मित्रों आप किसी भी बीमारी का नाम ले लीजिए, ये डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर ऑलवेज आपको वहां सबसे पहले बैठा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम बहुत ही ज्यादा कैफीन प्रोडक्ट, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो यह भी कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही ज्यादा ही हम मदपान कर रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज है, तो यह कारण बन जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम धूम्रपान कर रहे हैं, किसी भी रूप में स्मोकिंग कर रहे हैं, चाहे वो गुटखा हो, जर्दा हो, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी तरह का पान कोई भी हो, यह हमें हार्मफुल, किसी भी तरह का तंबाकू मित्रों, यह हमारे कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ इस तरह के सर्टेन डाइटरी हैं, हमारे आहार प्रणाली हो जाते हैं, हम ऐसे कुछ चीज खाने लग जाते हैं आदत बस, अज्ञानता बस, या कई बार ऐसे होते हैं नीम हकीम के बताए हुए कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स ही अपने मन से ले लेते हैं, जिनके साइड इफेक्ट स्थापित नहीं होते हैं, हमें मालूम नहीं होता। तो ये सब भी कारण हो सकता है अर्दीमिया होने का। तो आज हम देखने जा रहे हैं हार्ट डिजीज के तहत ही अर्दीमिया में कि इसके कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं। तो सबसे पहला तो यह जान लीजिए कि इसके लक्षण परिलक्षित ही नहीं होंगे, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में नोटिसेबल नहीं होता, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। ये कब डिटेक्ट होता है? तो ये डिटेक्ट होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब ईसीजी या ईकेजी जब कराते हैं, या डॉक्टर आपके रूटीन चेकअप करते हैं, उसी में पता चलेगा, आपको तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। और इसके कुछ सिम्टम होते हैं जो इसके किस तरह के अर्दीमिया हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में करीब 8 तरह के अर्दीमिया बताया है। तो इसके कौन से टाइप वाले से हम सफर हो रहे हैं, तब उसके सिम्टम भी अलग होंगे। तो यहां हम कुछ तरह के सिम्टम की जिक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं ए फाइब्रिलेशन का।
इसके सिम्टम क्या होते हैं मित्रों? तो ये सबसे पहले जानिए कि इसमें हमारे हार्ट बीट जो होते हैं बड़े ही रैपिड ऑनसेट चलते हैं, इरेगुलर बीटिंग होने लगते हैं। तो इसके सबसे पहला आ जाते हैं एंजीना बोलते हैं, यानी कि सीने में दर्द आपको महसूस होगा। दूसरा है ब्रीथलेसनेस, आप सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करेंगे, बहुत ही लगेगा पूरा दबाया हुआ है। इसके साथ ही डिजीनेस आ जाएगा और पाल्पिटेशंस हो सकते हैं, आपको फेंटिंग हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हम अब गिरने वाले ही हैं, इतना ज्यादा, और कमजोरी, आपको बहुत ही ज्यादा वीकनेस आएगा। अब हम अगला देखने जा रहे हैं सिम्टम ऑफ ट्रैकार्डिया, जिसमें कि हमारे हार्ट बड़े ही तेज, बहुत ही फास्ट चलते हैं मित्रों। इसमें क्या क्या लक्षण है? तो सबसे पहला है ब्रीथलेसनेस, हमारी सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। नेक्स्ट है लाइट हेडनेस, डिजीनेस, फेंटिंग है, फ्लटरिंग है, हमारे चेस्ट में बिल्कुल बहुत ही धड़कन, फड़फड़ाहट जैसा होने लगेगा। फिर चेस्ट पेन है, ये सीने में दर्द होने लगते हैं। और इसके साथ ही सडन वीकनेस, आप कुछ काम करने जा रहे हैं, इतना ज्यादा कमजोरी आपको आ जाएगा। अब हम अगले बीमारी का ब्रेकार्डिया का हम ले रहे हैं। इस ब्रेकार्डिया में क्या होता है मित्रों? हमारे हार्ट मुख्यतः स्लो हार्ट बीट के साथ चलते हैं, जिसके सबसे पहला लक्षण यही होते हैं एजाइना और चेस्ट पेन, यानी कि हमारे सीना में दर्द होने लगेंगे। हमें परेशानी होने लगते हैं कंसंट्रेटिंग में, किसी भी विषय वस्तु पर हम बात नहीं कर सकते हैं, कोई एक काम अधिक देर तक कर नहीं सकते हैं। इसके साथ ही हमें संशय, दुविधा, कंफ्यूजन हमें रहेगा, कोई भी निर्णय हम नहीं ले पाते हैं। और इसके साथ ही हम कोई एक्सरसाइज करना चाहें तो इसमें बड़ा ही मुश्किल होने लगता है, हमें एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत ही तकलीफ होता है। इसके साथ ही हम डिजीनेस फील करते हैं, टायर्डनेस, बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा थकावट महसूस करते हैं। लाइट हेडनेस, हमारे सर जो है बड़ा ही भारी भारी सा महसूस होगा। पाल्पिटेशंस होंगे, हमारी जो सांस है बड़े ही छोटे हो जाते हैं, शॉर्टेडनेस ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं हमारे। इसके साथ ही हम फेंट जैसा लगने लग जाता है, और स्वेटिंग, जरूरत से ज्यादा हमारे प्रोफ्यूज स्वेटिंग होने लग जाते हैं। मित्रों, ये सारे लक्षण हैं। इसके साथ ही हम उन कॉम्प्लिकेशंस को भी देख लेते हैं कि इसके कारण भविष्य में और क्या हो सकता है। अगर यही लंबे समय तक अर्दीमिया रह गया तो यह हार्ट स्ट्रोक भी दिला सकता है और हार्ट फेलर भी हो सकते हैं, जो कि फैटल हो जाता है मित्रों, जानलेवा हो जाता है। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं वो डायग्नोसिस, वो कौन कौन से जांच पड़ताल हमारे डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे डायग्नोसिस और टेस्ट ऑफ अर्दीमिया, जिसके तहत होता क्या है। सबसे पहले वो यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि अनयूजुअल हार्ट बीट हो रहा है, तभी तो पता चलेगा, और उस ट्रिगर का, किस कारण से यह हार्ट बीट इरेगुलर हो रहा है, उस ट्रिगर को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए आपसे डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जिसमें कि आपके मेडिकल हिस्ट्री हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री हो सकते हैं, आपके डाइट, आप क्या क्या खाते हैं, आपके लाइफ स्टाइल क्या है, जीवन की शैली क्या है, कब खाते कब सोते, इन सारी तरह की बातें आपसे पूछेंगे, और उस आधार पर वह पता करने का कोशिश करेंगे कि वो कौन सा ट्रिगर है जिसके कारण यह हो रहा। इसके साथ ही आपको कई तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन भी होंगे, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। इस ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में प्राइमरी कई एलिमेंट हैं जिनके की एबनॉर्मलिटी का पता चल जाता है। इसके बाद होता है ईसीजी या ईकेजी। इसके बाद आते हैं होल्टर मॉनिटर, जो कि एक डिवाइस है मित्रों, यह पहना दिया जाता है और यह हमारे हार्ट को 1 से 2 दिन तक हम पहने रहते हैं और वो उसके मॉनिटर करता है हमारे हार्ट बीट को। इसके साथ ही अगर ईसीजी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इको होता है, जिसे हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, जिसमें फुल पता लगता है। थोड़ा ईसीजी से कॉस्टली होगा, जैसे ईसीजी अगर 300 का है तो इको करीब 2000 तक का होता है। इसके साथ ही अगला टेस्ट होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपके कंप्लीट आ जाते हैं। उसके बाद टेबल टेस्ट होता है, जिसके
तहत यह पता चल जाता है कि अगर कोई सडन अचानक डिक्रीज तो नहीं हो गया है ब्लड प्रेशर में, या हार्ट रेट के गिरने का क्या कारण है। तो ये सब टिल्ट टेबल टेस्ट होता है, जिसे हम विस्तार में आगे के वीडियो में बताएंगे टिल्ट टेबल टेस्ट क्या होता है। इसके साथ ही अगला होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक टेस्टिंग, यह भी करवाया जा सकता है। और लास्ट होता है हार्ट कैथेटराइजेशन, इसमें कैथेराइटर रड की तरह होता है, यह पैर के नस के साथ घुसाया जाता है कैथीटर, और इस तरह से करते हैं। तो यह तो था कुछ डायग्नोसिस मुख्य टेस्ट थे कि हमारे डॉक्टर अगर हम एर्थीमिया का शिकायत सिम्टम बताते हैं तो कौन कौन से टेस्ट करते हैं ताकि वो ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ सकें। आगे के वीडियो में हम ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं। नमस्ते मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए एरिथमिया का। तो ये तो बहुत ही सेवियर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और बहुत ही जटिल हो जाता है, तभी ट्रीटमेंट की नौबत आती है। और ट्रीटमेंट जो ब्रेकार्डिया है, ये तो आपको एडवाइज करेंगे इम्प्लांटिंग ऑफ एक पेसमेकर भी लगाना पड़ जाता है। तो अलग अलग कौन से टाइप के एरिथमिया बीमारी से आप सफर हो रहे हैं, उसके आधार पर आपको ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो सबसे पहला होता है पेसमेकर। पेसमेकर क्या है मित्रों, आप यहां देख पा रहे होंगे, यह एक छोटा सा डिवाइस है जो कि हमारे स्किन के अंदर डाल दिया जाता है, यहां चेस्ट या एब्डोमेन के पास। यह हमारे जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम है, जो धड़कन है, उनको कंट्रोल करता है। पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप कह लीजिए, जो कि इंपल्सेस जनरेट कर रहा है और यह प्रॉम्प्ट करता है हार्ट को बीट करने के लिए एक रेगुलर मिनिमम रेट पर। तो पेसमेकर भी लगाने की आवश्यकता हो सकती है। अगला है मेडिकेशन। मेडिकेशन हर चीज के लिए अलग अलग आपके डॉक्टर मेडिकेशन तरह तरह के बताएंगे। ये इफेक्टिव होते हैं मेडिकेशन हमारे नंबर ऑफ ट्रेकेडिया जो एपिसोड्स हैं, इनको ट्रेकेडिया को घटाता है, और इसके साथ ही यह बढ़ावा देता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को भी, जो हमारे दिल के थ्रू गुजर रहा हूं। अंतिम आते हैं कोरोनरी बाईपास सर्जरी, जो कि ग्राफ्टिंग करते हैं आर्टरी को, वेन्स को कहीं और से, आपके शरीर के ही कोई और आर्टरी वेन्स ले लेते हैं और जो ब्लॉक हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उन्हें वो ग्राफ्टिंग करके काट छांट के जोड़ते हैं आपको कोरोनरी आर्टरी में मित्रों। तो यही है कोरोनरी बाईपास सर्जरी, जो कि बिल्कुल ही अंतिम अवस्था है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख के आप वो सब प्रिवेंशन भी लेंगे जो मैं आगे जिक्र कर रहा हूं, तो शायद ये सब की जरूरत ना पड़े। तो यह कोरोनरी बाईपास सर्जरी मदद क्या करता है, तो यह सर्कुलेशन जो हमारे हो रहे थे ब्लड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, इनको बाईपास कर दे रहा और हमारे ब्लड सप्लाई में सुधार आ जाता है और हमारे हार्ट मसल को हेल्दी विथ न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना शुरू हो जाता है, जो कि अदरवाइज नैरो हो गए थे, उन नैरो रीजन को सर्कुलेशन मिलने लग जाता है। तो यह तो था कुछ ट्रीटमेंट। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं एरिथमिया के। नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मकता के साथ होंगे। आज हम इस हेल्दी हार्ट सीरीज में ही एरिथमिया हार्ट डिजीज को जो हम डील कर रहे हैं, इसी की ये अगली मॉड्यूल में हम डील करने जा रहे हैं। वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि जोखिम में डाल सकते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज हैं और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, तत्व हैं, उन पर अगर हम जान लें, ये रिस्क फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्योंकि अगर हम इसे समझ लें तो समझिए आप निजात पा सकते हैं। तो कौन कौन से लोगों को यह होने की उम्मीद है, तो सबसे पहला तो यह हो जाता है औसतन, ऐसा सर्वे के अनुसार, कि अगर आप 65 ईयर्स से ज्यादा हैं तो आपको एरिथमिया होने की संभावनाएं होते हैं। इसके साथ ही है अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि इनहेरिटेड जेनेरिक एनोमलीज हैं, हमारे परिवार के सदस्य में, माता पिता में हैं, तो हमें भी होने की संभावनाएं
बन जाती है, जो कि अनकंट्रोलेबल है। तीसरे आते हैं अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम। अलग अलग तरह के हमारे दिल के कोई भी समस्याएं हो गए हैं, डिसऑर्डर हो गए हैं, तो यह भी हमारे रिस्क फैक्टर बनते हैं। अगला है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। किसी भी तरह का, दोनों तरह का, अगर हाइपर है या हाइपो है, किसी भी तरह का अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो आपको यह एरिथमिया हो सकता है मित्रों। आप रिस्क फैक्टर के लिए आ जाते हैं। अगला है, अगर हम हाइपरटेंशन है, अगर हमारा हाई बीपी रहता है, तो हाई बीपी है तो आप समझ जाइए कि सारी बीमारी हो सकते हैं आपको। इसके साथ ही कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं मित्रों, अगर हमने कुछ खुद ही खरीद के गूगल से देख के या ओवर द काउंटर या ऑनलाइन डिमांड देख के खुद ही ड्रग्स मेडिसिन लेते हैं, तो इसके भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, वह भी कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही ओबेसिटी है, अगर हम बहुत ही ज्यादा ओवरवेट हैं, ओबिस हैं, तो यह भी कारण हो जाता है मित्रों। और अगला फैक्टर है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। आपके शुगर लेवल इतना ज्यादा हो चुका है तो यह भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके साथ ही आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि निद्रा से है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको कई ऐसे लाइफ स्टाइल है और भी कई कारण होते हैं जो कि आपको अनिद्रा के शिकायत से हैं, तो ये आपको हो सकता है। इसके साथ ही अगर हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, अगर असंतुलन हो चुके हैं, पीएच वैल्यू मित्रों कि हमारे कितने एसिडिक होना चाहिए, कितना बेस वैल्यू होना चाहिए, पीएच 7 ये मेंटेन है कि नहीं, अगर इम्बैलेंस हो चुका है तो यह भी हमारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसके साथ ही अगला है, अगर हम बहुत ही ज्यादा हैवी और रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं मित्रों, यह मदपान सचमुच हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। हम क्यों करते हैं ये हम ही बता सकते हैं, पर देख लीजिए ये हर जगह ये रिस्क फैक्टर में ये मदपान। इसके साथ ही एक कैफीन है, अगर हम बहुत ही ज्यादा चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स का पान करते हैं, बहुत ही ज्यादा कैफीन प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो यह भी रिस्क फैक्टर है। इसके साथ ही कई इलीगल ड्रग्स हम लेते हैं अपने मनोरंजन के लिए या किसी और कारण के लिए, तो यह सब महा जोखिम पैदा कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके बदौलत आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं। हम सब जानते हैं मित्रों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन लें तो क्यों रोग सिम्टम हमारे आ जाएं और क्यों हम ट्रीटमेंट कराने के चक्कर में पड़े। तो हमारे इस वीडियो का यही मकसद है, इस चैनल का यही मकसद है कि स्तरीयता को कायम रखते हुए हम उन सारी जानकारी को बिल्कुल सरल बनाकर आपके सामने, उन जटिल वस्तुओं को भी, जटिल विषयों को भी काफी सरल बना के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो कि आपको स्वस्थ रखने में मदद कर सके। इन जानकारियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं निर्णय लेने में, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर कुछ तो ऐसे काउजेज हैं जो कि अनअवॉइडेबल हैं, जो कि हम छोड़ ही नहीं सकते, और कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले सकते हैं जिसके कारण रिस्क ऑफ एरिथमिया घटा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, हमें एक्टिव रहना है मित्रों। एक्टिव यानी कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज, योग, वॉकिंग, स्लीपिंग, घुड़सवारी, रनिंग, वॉकिंग, घुड़सवारी, तैराकी, कुछ भी कर लीजिए। और अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है तो इसमें आप बाहर जा नहीं सकते, तो आप अंदर ही कर लीजिए। कई तरह के रिजाइम हमने दिया है अपने वीडियो में, लिविंग हैप्पीली में, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वहां तरह तरह के आपको एक्टिव रखने के लिए हम सारे प्लान बना रखे हैं। इसके साथ ही हमें रेगुलर यूज ऑफ अल्कोहल को या इलीगल ड्रग्स को बिल्कुल त्याग कर देना है, छूना नहीं है, देखना नहीं है, उसके तरफ सोचना भी नहीं है मित्रों, अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो। अगला है, हमें कैफीन इंटेक को लिमिट करना है, प्रतिबंधित करना है, घटा देना धीरे धीरे। नंबर ऑफ टी, कॉफी कितना लेते हैं, इसको धीरे धीरे आप घटाइए, नहीं तो ये आपको हार्ट डिजीज कराएगा। और अंत में है, जो कि मैं सदा बोलते रहा हूं, कि अगर हम सप्ताह में भी 150 मिनट्स
कर ले मित्रों कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या HIIT। अगर आप हार्ड एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक कर लें, और अगर हार्ड नहीं कर पाते हैं, आपका एज या हेल्थ कंडीशन नहीं परमिट करता है, तो आप 300 मिनट्स कर लीजिए सप्ताह में। 5 ही दिन कर लीजिए, 6 दिन कर लीजिए, 1 दिन ऑफ लीजिए, 2 दिन भी ऑफ ले लीजिए, 1-1 घंटा करके कर लीजिए। तो इस तरह से अगर 150 मॉडरेटली भी कर ले रहे हैं इंटेंस एक्सरसाइज प्रति सप्ताह, तो आप अपने हार्ट को गारंटी दिला सकते हैं करीब 75 साल तक तो जरूर ही आप हेल्दी रख सकते हैं। तो आज हमने देखा मित्रों कि किस तरह से ये अर्दीमिया जो बड़ा ही फैटल तक साबित हो जाता है, ये कैसे काम करता है। तो यह हमने देखा कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे हार्ट के अंदर, और इनका कोऑर्डिनेशन करना है, और ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं किसी न किसी डिसऑर्डर की वजह से, जिसके कारण हार्ट बीट बड़ा ही प्रमुख भूमिका निभाता है मित्रों। यही तो ब्लड को कैरी करता है हर पल्सेस के साथ। हमारे करीब 70 ml वो ब्लड सर्कुलेट होते हैं और हमारे हार्ट को हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं, उनको इफिशिएंट रखते हैं उनके काम को करने के लिए। अगर यही इरेगुलर हो जाता है, कहीं कोई माल फंक्शन होने लगा, तब हम बड़ा ही एक्यूट पेन यहाँ चेस्ट में फील करने लगते हैं, या फड़फड़ाहट जैसा, धड़कन जैसा फ्लटरिंग आने लगता है। और यही लंबे समय तक अगर होता है तो हमारे हार्ट बीट में कई तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, कमजोरी महसूस होगा, या हमारे दिल को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है, और यह कारण बन सकता है सेवियर, बहुत बुरी तरह से, और जानलेवा भी हो सकता है। तो यह प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है। कुछ आप सर्टेन टर्म एंड कंडीशन को मानेंगे तो आप इस पर विजय भी पा सकते हैं, और इसके काउजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट, ये सब डिपेंड करते हैं किस तरह के अर्दीमिया आपको हुआ है, जो कि हमने पूरा डिस्कस किया है। एक हेल्दी आदमी को मित्रों आप यह जान लीजिए कि एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट को यह बड़ा ही मुश्किल से ये जो जानलेवा अर्दीमिया है होता नहीं है, जब तक कि कोई बाहर का कोई ट्रिगर आपको नहीं आया है। और जैसे कि कई बार ऐसे होते हैं मित्रों, हम इलेक्ट्रिकल काम करते रहते हैं, गलती की वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाते हैं, या कोई इलीगल ड्रग्स ले लेते हैं, ये सब बड़ा ही प्रमुख भूमिका निभाता है मित्रों। हालांकि आप ये हार्ट का एक डिजीज है या डिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि काम नहीं करता है, और इसी के कारण हमारे हार्ट बीट के स्पीड टू फास्ट टू स्लो हो जाते हैं, और इसी कारण होते हैं। तो अगर आप इन सारी चीजों को देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके हार्ट हेल्दी रहेंगे और अर्दीमिया से आप परमानेंट निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।